टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मौलिक अधिकार। यहाँ से निश्चित रूप से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मौलिक अधिकार से क्या समझते हैं? मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस के, और साथ ही जो लोग 17वीं मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। वहाँ पे किस तरीका से प्रश्न को लिखा जाता है वो भी आप इस नोट्स से जो हमने आपको दिया है उससे सीख सकते हैं कि बीपीएससी के मेंस में कैसे लिखा जाता है। और साथ साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव भी इसके जो भी महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं उसको साथ साथ कर लेंगे, जिससे कि थ्योरी के साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। यानी मेरा जो उद्देश्य है प्री विथ मेंस, प्री और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। साथ ही बीपीएससी के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं उसको भी मैं आपके साथ रखूंगा, जिससे कि एक बार में ही कॉन्सेप्ट के साथ आप हर एक लेवल से आप मौलिक अधिकार को समझ लेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग भूमिका जानेंगे क्या है मौलिक अधिकार का। तो मौलिक अधिकार प्रजातांत्रिक समाज में, प्रजातांत्रिक यानी लोकतांत्रिक समाज में जीवन के वो अनिवार्य परिस्थितियां हैं। वास्तव में अगर आप जानेंगे तो मौलिक अधिकार हमारे नैसर्गिक अधिकार हैं जो आपको संविधान ने दिया है। अगर आप बात करें समानता का अधिकार, तो प्रकृति ने भी हमें समान रूप से ही अधिकार दिए। प्रकृति ने सभी व्यक्तियों के पास 2 हाथ, 2 कान, 1 नाक, जो भी है आंख या दिमाग, शरीर, सबको बराबर रूप से दिया है। तो ये समानता का अधिकार तो प्रकृति ने ही हमें दिया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि संविधान लागू होने से पहले हम लोग के पास समानता का अधिकार नहीं था या शोषण के विरोध अधिकार नहीं था। तो बरसों से चले आ रहे मानव विकास में आप देखेंगे कि शोषण या शोषक वर्ग हुआ है और शोषण हुआ है, और आज भी हो रहा है। लोकतांत्रिक राज्य में भी हो रहा है, संवैधानिक देश है वहां पर भी शोषण हो रहा है। संविधान का मतलब होता है, संविधान का मतलब होता है लिखित दस्तावेज जिसके माध्यम से शासन चलाया जाता है। दस्तावेज के माध्यम से जो है राजतांत्रिक राज्यों में भी शासन चलाए जाते हैं, या कह सकते हैं तानाशाही लोग भी जब शासन करते तो वो भी अपना संविधान बना के करते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि जो मौलिक अधिकार है मैक्सिमम पार्ट उसके नैसर्गिक अधिकार है जो प्रकृति ने भी हमें दिया है। जैसे प्रकृति ने भी स्वतंत्रता दी है, आपको बंद करके नहीं रखा है प्रकृति ने। इस धरातल पे आप कहीं भी विचरण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम समझेंगे। देखिए, मौलिक अधिकार प्रजातांत्रिक समाज में वे जीवन की अनिवार्य परिस्थितियां हैं जिनकी अनुपस्थिति में साधारणतया कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। यानी लोकतंत्र देश में ये वैसे अधिकार हैं जिनके बिना अगर आपको ये अधिकार नहीं दिया जाएगा तो आपका सर्वांगीण विकास नहीं होगा। वस्तुतः मौलिक अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तंभ हैं जो व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास के लिए परम आवश्यक है। अगर किसी व्यक्ति का पूर्ण रूप से मानसिक विकास चाहिए, उसके नैतिक विकास चाहिए, उसके आध्यात्मिक विकास चाहिए, तो उसके लिए उसे कुछ अधिकार देने पड़ते हैं संविधान के द्वारा, सरकार के द्वारा। ठीक है, तो जिससे कि उसका जो है सर्वांगीण विकास हो, चाहे सामाजिक रूप से विकास हो, चाहे आर्थिक रूप से विकास हो, ठीक है, चाहे न्याय व्यवस्था में बात हो, तो इसमें समान रूप से उसको अवसर दिए जाते हैं जिससे कि वह व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, तो भूमिका में इस तरीका से अगर जो लोग मेंस लिखेंगे वो भी लिख सकते हैं। बाकी प्री में यहाँ से जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी चर्चा में करते रहूंगा, लास्ट में ऑब्जेक्टिव सेशन भी करेंगे। इसलिए संविधान निर्माताओं ने भाग 3 में, कई बार पूछेगा किस भाग में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है, तो याद रखेंगे भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है, संविधान के भाग 3 में।
और अनुच्छेद कहां से कहां तक? तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान में याद रखेंगे भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक जो संविधान के आर्टिकल्स हैं वो मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, अंत तक जरूर देखिएगा। जो लोग लाइव क्लास देख रहे हैं अंत तक जरूर देखिएगा। आज का क्लास से निश्चित रूप से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सर बीटीईटी का एग्जाम लेगा बिहार सरकार? ऐसा कोई भी सूचना नहीं है मेरे पास कि बीटीईटी का एग्जाम होगा। 99% नहीं होगा, 1% में जो संविधान निर्माण के समय मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी। जब संविधान निर्माण हुए थे उस समय मौलिक अधिकार अगर पूछा जाएगा तो 7 थी, किंतु आगे चल करके जब 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है तो उसमें जो 7वां अधिकार था मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिकार, याद रखिएगा शुरुआती दौर में टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। 7वां अधिकार था उसमें से संपत्ति का अधिकार, जिसको कि 1978 ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया मौलिक अधिकार से और उसको विधि का अधिकार बना दिया गया, 300 को में डाल दिया गया। ठीक है, अब कहेंगे ऐसा क्यों किया गया? देखिए मौलिक अधिकार जब रहता है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है सुप्रीम कोर्ट का कि आपको वो अधिकार अगर कोई छीन रहा है तो वो नेसेसरी दिलवाएगा। लेकिन विधि के अधिकार के रूप में इसीलिए डाला गया कि जैसे मान के चलिए सड़क बन रहा है और बीच में किसी की जमीनें आ रही है, वो देने से इनकार कर दिया, सरकार उसको पैसे दे रही है उसका मुआवजा, लेकिन फिर भी वह नहीं दिया। इस स्थिति में भारत का मान के चलिए एनएच अगर 500 किलोमीटर इधर बन गया है और वो मान के चलिए 1 कट्ठे का जमीन है बीच में पड़ रहा है, वो देने से मना कर दिया, तो क्या इतनी बड़ी योजना को रोक देगी सरकार? नहीं रोकेगी। सरकार उससे बातचीत करेगी, ठीक है, और उसको विधि का अधिकार देगी कि आप अपनी जमीन का जो मूल्य है उचित मूल्य लेकर के इस जमीन सरकार को दे दे, और उसको देना ही पड़ता है। तो उस अधिकार के तहत संपत्ति उसी का है, उसके एवज में वो मूल्य लेगा। ठीक है, तो ये आपका विधि का अधिकार 300 क के तहत शामिल किया गया। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछेगा कि 7वां मौलिक अधिकार को कब हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 7वां मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। अगर पूछेगा एग्जाम में अभी वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार हैं तो उसकी संख्या 6 है, याद रखेंगे। वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई भी तरह का क्वेश्चन होगा तो आप लोग निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि वो मौलिक अधिकार कौन से हैं। 6 जो मौलिक अधिकार है वो कौन सा है? तो याद रखेंगे सबसे पहला अधिकार है आपका समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। तो इसको याद रखेंगे 54242। क्या याद रखेंगे? 54242। 5 शुरुआत करेंगे हम लोग 14 से। 14, 15, 16, 17, 18 कितना हो गया? 2, 2, 4, 1, 5। ये 5 जो है वो समानता का अधिकार है। क्या है? समानता का अधिकार, यानी कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, उससे रिलेटेड अधिकार है। 14 से 18 यानी 5 अधिकार जो हैं वो समानता से रिलेटेड है। और 14 से 18, 14, 15, 16, 17, 18, इसलिए हमने पहला लिखा 5 याद रखने के लिए। दूसरा है 4, तो 19 से जोड़िए, 19, 20, 21, 22। ये जो 19 से लेकर के 4 होगा, 19, 20, 21, 22, ये आपको स्वतंत्रता का अधिकार देगा। किसका अधिकार देगा? स्वतंत्रता का अधिकार देगा। फिर अब आपका 23, 24 हो गया। 2 के लिए क्या होगा? 23, 24। 23, 24 जो अधिकार देगा वो शोषण के विरुद्ध अधिकार होगा, कोई आपका शोषण नहीं कर सकता। अनुच्छेद 23, 24। 5, 4, 2 पे आगे। फिर 4 जो है आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देगा,
आप जोड़ लीजिए, 24 तक चले गए हैं तो 4 जोड़िए, तो 25, 26, 27, 28। तो 25, 26, 27, 28 जो अनुच्छेद है वो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करे। कई बार पूछेगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कितना से कितना तक चर्चा किया गया है संविधान में। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो ये हो गया 5, 4, 2, 4। और लास्ट में 29, 30 याद रखिएगा कि संस्कृति अल्पसंख्यक वर्ग को क्या है कि उसकी संस्कृति और शिक्षा को बचाए रखने का अधिकार है। 29, 30 के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा की बात करता है 29, 30। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ग अपने विद्यालय या अपनी संस्कृति मतलब अपना विद्यालय खोल करके अपनी भाषा को बचा करके रख सकते हैं, जैसे मदरसा वगैरह हो गया इस तरह का। तो यहाँ पर ये हो गया आपके 5, 4, 2, 4, 2। और एक लास्ट वाला जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी अगर किसी प्रकार का अधिकार में त्रुटि है या कमियां हैं तो उसको उपचार सुप्रीम कोर्ट करेगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत उसमें सुधार किया जा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी मौलिक अधिकार ही है, क्योंकि मौलिक अधिकार में इसी से अनुच्छेद 32 से ही संशोधन हो सकता है। ठीक है, कई बार आपको लगता होगा अनुच्छेद 368 के माध्यम से संविधान संशोधन होता है। संविधान के अन्य पार्ट में अनुच्छेद 368 लागू होगा, लेकिन जब मौलिक अधिकार में संशोधन की बात होगी तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत ही इसमें उपचार करेगा। और इसी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, क्योंकि मौलिक अधिकार की रक्षा का दायित्व सुप्रीम कोर्ट के पास है और सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत ही रक्षा करता है मौलिक अधिकार। इसीलिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इसे क्या कहा है तो संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 भी कई बार पूछ देता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे समानता का अधिकार 1 बाय 1 करके 5 जो है 14, 15, 16, 17, 18। तो अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष सभी समान हैं। विधि के समक्ष सभी क्या हैं? सभी समान होते हैं। कानून के समक्ष सभी समान होते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर किसी प्रकार का विभेद या प्रतिषेध नहीं। यानी कोई भी व्यक्ति है उसके जो जाति हो या लिंग हो या जन्म स्थान के आधार पर भारतीय संविधान के द्वारा विभेद नहीं किया जाएगा। सबको समान अवसर दिए जाएंगे, चाहे वह हिंदू धर्म से है, चाहे बौद्धिज्म है, चाहे इस्लामिक है, कोई भी धर्म को मानता है, सब संविधान के सामने बराबर है। या महिला हो पुरुष हो, सबको जो है समान रूप से कानूनी जो है संरक्षण या कानून के समक्ष सभी समान होते हैं। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 16 सार्वजनिक पदों की नियुक्ति में समान अवसर। सबको जब भी गवर्नमेंट सेक्टर की बहाली आएगी तो सबको समान अवसर दिए जाएंगे। ये अलग बात है कि रिजर्वेशन सिस्टम, क्योंकि रिजर्वेशन सिस्टम बनाया गया था इसलिए कि जो समाज में दलित वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उसका वो भी जो है बराबर चल सके, साथ साथ हो सके, इसके लिए। ठीक है, तो उसकी समय सीमा शुरुआत में 10 वर्ष थी। धीरे धीरे राजनीतिक लाभ लेने हेतु उसको बढ़ाते जाया गया और वह स्थिति नहीं पहुंची कि सभी वर्ग के लोग समान स्थिति में नहीं पहुंच पाए, जिस कारण से भी आरक्षण बढ़ते चला गया। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं संविधान में, एक तरफ देता है दूसरे हाथ से ले भी लेता है पावर। तो ये सब भी आलोचना होती है, लेकिन फिर भी जो हमारे पास अब अनुच्छेद 16 है जिसके तहत सभी लोगों को समान अवसर दिए जाते हैं सरकारी नौकरी में या अन्य जो भी नियुक्ति आएगी उसमें। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत। कोई भी व्यक्ति किसी को नीचा नहीं दिखा सकता है या छुआछूत नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, लेकिन उपाधि का तो अंत है, लेकिन कुछ उपाधियां जैसे भारत रत्न जैसे उपाधि अगर आपको मिलता है तो आप नाम के साथ लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन समान रूप से जैसे बहुत सारे बाबा लोग या कोई भी उपाधि अपने मन से लगा लेते हैं, तो वो उपाधि आप नहीं लगा सकते हैं। अपने सरकारी नाम में आपका उपाधि नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत हो चुका है। किसी भी प्रकार का आप उपाधि नहीं लगा सकते। कुछ
उपाधि विशेष केस में, जैसे अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट या के भारत रत्न मिला हुआ है, पद्म विभूषण है, तो उस स्थिति में आपका लगेगा। बाद बाकी स्थिति में अपने मन से आप नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 कहलाता है। और सभी खास करके स्पष्टता का अंत वाला अनुच्छेद 17 बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सार्वजनिक पदों, ये सारा इंपॉर्टेंट ही है, 14 भी पूछ दिया जाता है। तो विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान होते, थोड़ा सा महत्वपूर्ण चैप्टर है, अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए और ऑब्जेक्टिव सेशन लास्ट में कर लेंगे, तो आपको किसी भी प्रकार का इस चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, चाहे एक पशु पक्षी भी है वो भी स्वतंत्र रहना चाहता है, तो हमारे संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। और आपको बताया हमने 19, 20, 21, 22 क्या है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। 19 के अंतर्गत ही 19 का, जैसे ये ए हो गया या 19 का एक या क भी बोल सकते हैं, उसमें क्या है भाषण एवं अभिव्यक्ति की आजादी। आप कहीं पर भी भाषण दे सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति को स्वतंत्र रूप से रख सकते हैं। दूसरा, शांतिपूर्ण और निशस्त्र सभा करने की स्वतंत्रता, आप सभा कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीका से बिना हथियार के। उसके बाद आप संघ या समुदाय संगठन बना सकते हैं, इसकी आपको आजादी दी गई है। और भारत के अंदर आप पूरे भारत में कहीं पर भी स्वतंत्र पूर्वक घूम सकते हैं, भारत के किसी क्षेत्र में जाकर के बस सकते हैं, उसकी भी आजादी है। कोई भी आजीविका वृत्ति उसको आप अपना सकते हैं, केवल इलीगल। आप कहिएगा दारू बेचेंगे, तो नहीं, आप दारू नहीं बेच सकते, शराब नहीं बेच सकते, क्योंकि वो बिहार के लिए लीगल। चले जाइए दिल्ली में बेचिए, कोई नहीं रोकेगा आपको, यूपी में जाके बेचिए, झारखंड चले जाइए, दारू ही बेचना, लेकिन बिहार उसको इलीगल मानता है, तो आप बिहार में नहीं बेच सकते। तो कोई भी जीविका आप अपना सकते हैं, बशर्ते कि वो इलीगल नहीं हो। ठीक है, तो ये है आपका 19 का 6 में। चलिए, अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया जाता है। ठीक है, जब तक आप पे दोष सिद्धि नहीं हो जाता है तब तक जो है आपको संरक्षण दिया जाएगा, सुरक्षा दी जाती है। उसके बाद आपको जो सजा मिलेगा उसके हिसाब से आप सजा काटिए। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, कोई आपकी हत्या नहीं कर सकता है, या आपको कोई परतंत्र नहीं कर सकता है, गुलाम नहीं बना सकता है, बंद करके नहीं रख सकता है, जंजीर में बांध के नहीं रख सकता है। ये अनुच्छेद 21 आपको अधिकार देता है। 21 को है शिक्षा संबंधी, ये भी कई बार पूछ देगा आपको, खास करके टीचर के एग्जाम में 21 को। तो सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे को मौलिक अधिकार है कि शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी आपकी जो बहाली होती है स्कूल में इसीलिए होती है क्योंकि ये मौलिक अधिकार का पार्ट है, शिक्षा का अधिकार। अगर नहीं रहता तो जैसे कॉलेज में बहाली हो नहीं हो क्या फर्क पड़ता है सरकार को, उसी प्रकार से स्कूल में भी होता है। लेकिन चूंकि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाना सरकार की दायित्व है, आपका मौलिक अधिकार है, इसीलिए सरकार उसको नेसेसरी रूप से करवाती है। अनुच्छेद 22 विरोध व गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद 22 क्या कह रहा है, विरोध व गिरफ्तारी के केस में आपका क्या होगा, संरक्षण होगा। जब तक आप पे केस साबित नहीं हो जाता तब तक आपको कोई बंद नहीं कर सकता है। 24 घंटे के अंदर कोर्ट में हाजिर होना होता है और कोर्ट के सामने जो बंदी करने वाला व्यक्ति है या पुलिस है वो बताएगा इसका क्या जुर्म है, ये क्या जुर्म करके आया है। अगर ये कोई जुर्म ऐसा किया है जिसमें जेल जाना अनिवार्य है तभी आपको जेल होगा। ठीक है, तो ये सब सुरक्षा दी जाती है। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 क्या कहता है, बालाश्रम, यानी बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते हैं, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते हैं। या मानवों के दुर्व्यापार का प्रतिषेध है, कोई मानव का खरीद बिक्री नहीं कर सकता है। पहले के जमाने में क्या होता था, दासों की खरीद बिक्री होती थी, महिलाओं की खरीद बिक्री होती थी, जो कि पूर्णतः प्रतिषेध है, चूंकि वो शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत है। बच्चों को आप काम नहीं करवा सकते हैं 15 वर्ष के आयु तक के बच्चों को। ठीक है, उसके बाद वही है अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम की आयु के बच्चे को कारखाने में काम करने का प्रतिषेध है, ये याद रखिएगा। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, बालाश्रम पे प्रतिषेध किस मौलिक अधिकार में है, किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो अब आते हम लोग जानेंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं, हिंदू हैं चाहे मन करे
तो बौद्धिज्म को स्वीकार कर लीजिए, ठीक है, या अपना धर्म बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार आपको बाध्य नहीं करेगी। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी धर्म में आप जा सकते हैं, ईसाई में जाइए, ठीक है, बशर्ते एक शर्त है कि आप प्रलोभन में ना पड़ें। अगर आप प्रलोभन में जा करके आप किसी धर्म को स्वीकार किए हैं और यह बात आप पे साबित हो जाती है तो आपको जो है जेल भी जाना पड़ेगा और आपको धर्म भी आप परिवर्तित नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म बदलना कोई आसान काम नहीं है, इतना जान लीजिए। धर्म बदलने से आप अपने इतिहास को ही बदल देते हैं, ठीक है। अभी पाकिस्तान में इस्लाम धर्म है तो उसका इतिहास भी बदला हुआ, वो भारतीय इतिहास नहीं पढ़ता है, वो जो है पृथ्वीराज चौहान के बारे में नहीं पढ़ता है, वो अकबर के बारे में नहीं पढ़ता है, इतना जान लीजिए, उसका इतिहास बदल जाए। अगर आप भी ईसाई धर्म में चले जाइएगा तो जो हिंदू वाला जो आपका धर्म से रिलेटेड इतिहास है आपके घर का, परिवार का, आप उसको भुला देंगे या उसकी चर्चा नहीं करेंगे। जैसे बहुत सारे जो हिंदू जो है औरंगजेब के समय में इस्लाम धर्म में कन्वर्ट किए गए, लेकिन आज के डेट में अगर उनको बोला जाए और उनको पता भी है अगर उनके परदादा का नाम हिंदू वाला था और हिंदू थे या कोई, तो वो लोग हिंदू धर्म में जो है अपने इतिहास को बताना नहीं चाहते, नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनसे जो है उनकी जो ये शुद्धता है वो भंग होती है। तो कहीं ना कहीं इस कारण से जो है आप अंतःकरण कर सकते हैं लेकिन प्रलोभन में नहीं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि ईसाई मिशनरियां जनजातीय क्षेत्रों में जाते थे और उसको प्रलोभन, आज भी बहुत सारे राज्य में जो गरीब लोग हैं उनको प्रलोभन देके ईसाई में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो जब ईसाई बन जाते हैं तो अपनी जो प्राचीन जो पहले से चले आ रहे हैं अपने पूर्वज की जो संस्कृति है उसको वो भुला देते हैं और वह देश के लिए या किसी क्षेत्र की जो सांस्कृतिक पहचान है वो खतरे में आ सकती है। इसीलिए ये भी प्रतिषेध है, इतना जान लीजिए। एक तरफ आपको अधिकार है लेकिन दूसरी तरफ आप पे एक्शन भी लिया जाता है, इतना जान लीजिए। तो वो भी तरीका है इसका। उसके बाद अनुच्छेद 26, धार्मिक समुदायों को अपने मामले के प्रबंध की स्वतंत्रता है। आपका जो धार्मिक समुदाय है वो अपना प्रबंधन कर सकता है, जैसे गुरुद्वारा जाते हुए उनका अलग प्रबंधन होता है, ठीक है। ईसाई धर्म का अपना अलग प्रबंधन है, तो वो अपने धार्मिक प्रबंध कर सकते हैं। जैसे अभी महाकुंभ हो रहा है तो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा कह सकते हैं वो मेला है, जुटान है सनातनियों का, तो कहीं ना कहीं वो अपने समुदाय की रक्षा या अपने हिसाब से करेंगे, तो ये आजादी है। अनुच्छेद 27, किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। अगर कोई भी धर्म अपने लोगों की अभिवृद्धि के लिए, अपने धर्म के विकास के लिए आपस में कोई भी टैक्स ले रहा है, या देखिए जैसे सिख धर्म के लोग हैं तो अपने धार्मिक विकास के लिए 10% अपने इनकम का क्या करते हैं, धर्म में दान दे देते हैं, तो इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, आप जो है, लेकिन जबरदस्ती आप किसी से वसूली नहीं कर सकते, ठीक है। अनुच्छेद 28, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने के बारे में। अगर मान चलिए आप बीएचयू में पढ़ रहे हैं हिंदू, चूंकि देखिए चाहे वह जामिया इस्लामिया हो, उसमें क्या है कि सीट रिजर्व होता है, 60% मुसलमान है तो 40% हिंदू। बीएचयू में भी 60% हिंदू है तो 40% मुस्लिम भी उसमें जा सकते हैं। अगर मान के चलिए कोई हिंदू से संबंधित शिक्षण संस्थान है, अगर उसमें गीता पाठ हो रहा है या कोई भी मान के चलिए हो रहा है, हवन हो रहा है या पूजा हो रहा है, अर्चना हो रहा है देवी देवता का, माँ सरस्वती की वंदना हो रही है, तो अगर इस्लाम धर्म के मानने वाले अगर उसमें नहीं जाते हैं तो आप उनको जबरदस्ती नहीं उसमें ले जा सकते हैं, ठीक है, उपासना में। तो ये जो है इसमें स्वतंत्रता दी गई है कि उनकी इच्छा होगी तो वो धार्मिक उपासना में सम्मिलित होंगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, ये खास करके अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित है, याद रखिएगा अनुच्छेद 29-30। अल्पसंख्यक वर्ग कोई भी हो सकता है, जैसे हिंदू भी अगर आप जाएंगे तो पंजाब में अल्पसंख्यक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अगर जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो हिंदू भी अल्पसंख्यक हो जाएगा, ठीक है। तो अल्पसंख्यक का मतलब जिनकी संख्या कम हो। अगर देश की बात करें तो पूरे देश में जैसे बुद्ध हो गए, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे, इस्लाम के मानने वाले अल्पसंख्यक हो जाएंगे जिनकी संख्या कम है पूरे देश स्तर, ठीक है। तो अनुच्छेद 29 बोलता है अल्पसंख्यक वर्गों की हितों की संरक्षण करने का अधिकार अल्पसंख्यक लोगों को है। वो अपने हिसाब से अपने वर्ग की रक्षा हेतु अपना कॉलेज, स्कूल या कोई भी शिक्षण संस्थान जैसे मदरसा वगैरह
तो वो खोल सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और उसे प्रबंधन, वही चीज है, ठीक है। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा 29 और अल्पसंख्यक वर्गों की रक्षा हेतु शिक्षण संस्थाएं, जैसे खालसा कॉलेज वगैरह है, सिख धर्म से जुड़े हुए लोगों के लिए रहता है, जैसे जामिया मिलिया है इस्लाम, जैसे BHU है हिंदू के लिए, तो ये सब है, ठीक है। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, देखिए ये कई बार पूछा हुआ है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 को हम लोग बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और भीमराव अंबेडकर ने इसको क्या बोला है, संविधान की आत्मा। कई बार पूछेगा कि संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को भीमराव अंबेडकर ने कहा है, ठीक है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 32 को। संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसका तात्पर्य यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, यानी ये तभी लागू होगा जब इसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। जो आपके 6 मौलिक अधिकार हैं उसका उल्लंघन होगा, तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है वो अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय है, जो राज्य का न्यायालय होता है उसको उच्च न्यायालय बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जो केंद्र का न्यायालय होता है सुप्रीम कोर्ट, उसका जो है अनुच्छेद 32 के तहत, और राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है वो अनुच्छेद 226 के तहत लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो ये याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। इस हेतु 5 रीट होते हैं, 5 निर्देश जारी किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहला, अगर कोई आपको बंदी बना लेता है, पुलिस थाना लेके चला जाता है अगर, तो उसको 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, बंदी को प्रत्यक्ष करना पड़ेगा कोर्ट में, और फिर उसके जुर्म को बताना होगा उस जो बंदी करता है उसको, और उसके एवज में अगर जेल जाने की बात होगी, जेल जाने लायक मामला होगा, तब उसको जेल भेजा जाएगा, अन्यथा वहीं से उसको क्या होगा, छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये भी कई बार पूछ देता है। परम आदेश एक होता है, तो ये जो है किसी कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है, कोई सरकारी सेवक है उसको आदेश दिया जाता है कि आप इस कर्तव्य को करने के लिए, आपका ये कर्तव्य है, आप इस काम को करें। तो ये आदेश जो है कोर्ट के द्वारा, अगर कोई सरकारी सेवक है वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में परम आदेश के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश देता है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण में क्या होता है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट, जैसे सर्वोच्च न्यायालय भारत का, वो अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्धन्यायिक संस्था को आदेश देता है, ठीक है। तो प्रतिषेध और उत्प्रेषण में अंतर क्या है, जब यह मामला चल रहा होता है तो उस समय तुरंत रोक लगाने के लिए प्रतिषेध किया जाता है। अगर मान के चलिए कोई सर्वोच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय ने अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर के ऐसे मामले पर न्याय दे दिया, निर्णय दे दिया जो मामला इसके लेवल का नहीं था, यानी इसको नहीं देना था, उस पे केंद्र या सर्वोच्च न्यायालय को वो निर्णय देना होता है, जिसे केंद्र सूची के विषय हो गए। तो उस स्थिति में जो है प्रतिषेध सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय को, ठीक है। आप अपने कार्य क्षेत्र, जो जितना आपके पास पावर है, जो क्षेत्र है, आप उसके अंदर रह करके ही आप निर्णय देंगे। आप दूसरे क्षेत्र में जाकर के या दूसरे के पावर में जाकर के आप निर्णय नहीं दे सकते हैं। तो ये तुरंत वहां पे प्रतिषेध किया जाता है जब कार्यवाही चल रही है। अगर कोई निर्णय दे दिया है, अगर उच्च न्यायालय कोई निर्णय दे दिया है, तो उसको रद्द कर दिया जाएगा उत्प्रेषण के माध्यम से। उत्प्रेषण के माध्यम से उसको क्या कर देगा, सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा। इसीलिए कई बार हाई कोर्ट कोई निर्णय देता है तो उसके खिलाफ में लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। तो सर्वे सर्वा होता है सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट रद्द करके अपना निर्णय देगा, तो इसका निर्णय स्वतः ही रद्द हो जाता है। जैसे अभी बीपीएससी के री एग्जाम की मामला, अभी तो हाई कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया है। अगर बीपीएससी का हाई कोर्ट अगर री एग्जाम का निर्णय नहीं देता है तो छात्र कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट अब उसमें रीट दायर किया गया है जनहित याचिका के माध्यम से भी, जनहित याचिका के माध्यम से, कि ये 1-2 लोगों से जुड़ा हुआ या 50-25 लोगों से जुड़ा मामला नहीं है, ये टोटल 3 लाख स्टूडेंट से जुड़ा हुआ, 4 लाख स्टूडेंट के भविष्य की बात है। तो जनहित याचिका के रूप में भी दायर किया गया है। तो वहां पे अगर सही से बहस होगा, अगर जीत मिलेगी, अगर हाई कोर्ट निर्णय नहीं भी देता है री एग्जाम का, तो सुप्रीम कोर्ट उसको निर्णय दे करके उस एग्जाम को करवा सकती है। तो यही होता है उत्प्रेषण। अधिकार परीक्षा,
इसमें क्या होता है कि अधिकार पूछे जाते हैं, कोई व्यक्ति कोई अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कोई काम कर देता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट कहता है आप किस अधिकार से किए, उसका जवाब मांगता है अधिकार परीक्षा। और जनहित याचिका के बारे में जान लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछ देता है। जनहित याचिका के जो भारत में जनक माने जाते हैं, याद रखेंगे, उनका नाम है पी.एन. भगवती। क्या नाम है? तो पी.एन. भगवती, ठीक है, पी.एन. भगवती। जनहित याचिका के जो जनक हैं, जनहित मतलब जनता के हित से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में जब जाता है, ठीक है, और न्यायिक सक्रियता के तहत, न्यायिक सक्रियता एक शब्द है यहाँ पर, उसके तहत अगर कोई व्यक्ति नहीं जाता है तो सुप्रीम कोर्ट खुद भी इसमें संज्ञान ले सकती है। इतना जान लीजिए, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि यह जनता के हित के लिए नहीं है तो उस स्थिति में न्यायिक सक्रियता के तहत वो जनहित याचिका खुद भी दायर करके उस पर रिजल्ट दे सकती है, ठीक है। तो पी.एन. भगवती याद रखिएगा, भारत में इसके जनक है। तो ये सब है, ये सभी क्वेश्चंस कई बार पूछ दिए जाते हैं। अब हम लोग जो है विशेषता को जानेंगे कि क्या क्या विशेषता है हमारे मौलिक अधिकार का। फिर लास्ट में हम लोग आलोचना भी जानेंगे। अगर कोई लोग मेंस लिख रहे होंगे, कई लोग हैं इसमें से जो मेंस भी लिखेंगे, तो उनके लिए भी मैं आपका साथ साथ ही बता रहा हूं। तो आप लोग दोनों, जो भी लोग प्री के लिए है और मेंस के लिए हैं, दोनों ध्यान से सुनिए। और जो भी टीचर के भी एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में जब यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। देखिए, रट करके केवल आप एग्जाम में पास कर भी जाएंगे तो आपका वो नॉलेज कभी काम नहीं आएगा। और जब आप ढंग से पढ़ते हैं, हम पॉलिटी क्यों पढ़ते हैं, हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, कि जीवन में कभी उसका यूज भी होता है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई केवल जो है मैथ की तरह साइन थीटा कॉस थीटा का कोई यूज नहीं है। लेकिन अगर आपका यहाँ पर है तो आपको ये आपको सामान्य जीवन में भी यूज होते रहता है, ठीक है। मौलिक अधिकार जब तक नहीं जानेंगे तब तक, महिलाएं जो है आरक्षण का अधिकार है हर एक जगह, जब तक अधिकार नहीं जानेंगे तो वो लड़ेंगे ही नहीं, ठीक है। तो अधिकार भी जानना जरूरी होता है कि आपके क्या अधिकार हैं देश में। चलिए, डॉक्टर अंबेडकर ने इसे सर्वाधिक विवादास्पद और आलोचित भाग भी बताया था। संविधान सभा ने इसके विचार पर सबसे ज्यादा दिन 38 दिन लगाए थे। मौलिक अधिकार बनाने में संविधान सभा ने 38 दिन लगा दिया था और 7 श्रेणियों में बांटा था। ये असीमित नहीं होते, सामाजिक हित, लोक व्यवस्था, सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में इन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। न्यायालय में ये न्याय योग्य होते हैं मौलिक अधिकार, और उल्लंघन में अनुच्छेद 32 का उपयोग भी किया जा सकता है। अनुच्छेद 20, 21 को छोड़ करके ये किसी भी परिस्थिति में, चाहे 144 धारा भी लग जाए जैसे कोरोना के समय में, फिर भी आपका अनुच्छेद 20, 21 को दिया ही जाता है, जो कि आपकी क्या है, 20, 21 दैहिक प्राण स्वतंत्रता। कोरोना के टाइम पे भी आपको कोई बंदी नहीं बना सकता। हाँ, कहा जाता है आप घर में रहिए, आप घूम नहीं सकते 4-5 की संख्या में, लेकिन आपको घर में कोई बंद नहीं कर सकता, ठीक है। को छोड़कर सारे अधिकार राष्ट्रपति के आदेश पर निलंबित किए जा सकते हैं। याद रखिएगा, 20, 21 को छोड़ करके जितने भी मौलिक अधिकार हैं, अगर राष्ट्रपति शासन लग गया या राष्ट्रपति आदेश दे दिया तो आपके सारे जो आपके अधिकार हैं वो निलंबित किए जा सकते हैं, ठीक है। ये अधिकार केंद्र और राज्य की शक्तियों पर भी सीमाएं लगाते हैं और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करते हैं। स्वरूप नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकता है। अनुच्छेद 44, 14, 20, 21, 23, 25, 27, ठीक है, ये विदेशी नागरिक को भी प्राप्त है। भारत में जो विदेशी नागरिक होते हैं उनको 14, 20, 21, 23, 25, 27 आर्टिकल कई बार पूछेगा, इनमें से कौन सा अनुच्छेद विदेशी नागरिक को भी प्राप्त है भारत में? तो 14, 20, 21, 23, 25, 27 ये सारे जो अधिकार हैं वो विदेशी नागरिक को भी भारत में प्राप्त होते हैं। इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसका प्रभाव सरकारी और गैर सरकारी दोनों संस्थाओं एवं व्यक्तियों पर भी होता है, ठीक है। तो ये किसी संस्था को भी प्रभावित कर सकता है, सरकारी संस्था हो चाहे गैर सरकारी हो। उसका महत्व क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करता है। चूंकि जनता का शासन है तो मौलिक अधिकार होगा, तभी सर्वांगीण विकास होगा। व्यक्ति की भौतिक और नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थिति उत्पन्न करता है, ठीक है। कई बार अभी छात्र बोलते हैं ना कि समानता का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। आपने 2 डेट में एग्जाम लिया, एक 13 के एक 4 में,
तो 2 डेट में आपने एग्जाम लिया तो एक में 20% छात्रों को आपने सेलेक्ट किया है और एक में मात्र 6.3% छात्र ही सेलेक्ट हुए 13 वाले डेट में। तो ये कैसे आप समान कर दिए? जब 2 क्वेश्चन प्रश्न अलग अलग थे, 2 डेट में अलग अलग एग्जाम, तो दोनों को आपने इक्वल किस बेसिस पे कर दिया? तो छात्र की मांग जायज है। अगर देखा जाए तो ये समानता के अधिकार का भी उल्लंघन है। मैं एक एग्जाम्पल दिया आपको। तो इस स्थिति में अगर सही से अगर न्यायिक व्यवस्था अगर चल रही होगी राज्य में, तो निश्चित रूप से हाईकोर्ट संज्ञान लेगा और फिर से सबको समान रूप से एग्जाम कराने की बात, ठीक है। अगर बिका हुआ होगा तो कहना मुश्किल है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षक देश में कानून के शासन को स्थापित करते हैं। ये क्या करते हैं? कानून के शासन को स्थापित करते हैं। अल्पसंख्यक एवं समाज के कमजोर जो वर्ग हैं उनके हितों की रक्षा करते हैं, आरक्षण दे करके। आपको पता ही होगा व्यक्तिगत सम्मान बनाए रखने के लिए, जैसे आपको क्या अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, छुआछूत का अंत है, तो ये सब सम्मान बनाता है। सामान्य जो गरीब लोग हैं उनको भी राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणाली में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है और समानता के अधिकार के तहत चाहे वह व्यक्ति कोई गरीब से गरीब क्यों ना हो, उसको भी एक ही वोट देने का अधिकार है, चाहे वह धीरूभाई अंबानी परिवार से ही क्यों ना हो, सबको एक वोट का कीमत एक ही होता है, ठीक है। तो यही तो राजनीतिक और प्रशासनिक समान रूप से भाग लेने का। आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, भिखारी हैं वो भी और जो पैसे वाले हैं वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका विशेषता। लेकिन कई बार एग्जाम में विशेषता ना पूछ करके आलोचना पूछ देगा, कहेगा कि आप मौलिक अधिकार का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। जो मेंस वाले हैं थोड़ा सा वो भी जान लीजिए, बाद बाकी जो केवल ऑब्जेक्टिव स्तर पे पढ़ते हैं वो थोड़ा सा अपने आप में समझ विकसित कर लीजिए। आलोचनात्मक, एक तरफ देखिए मौलिक अधिकार आपको अधिकार तो दिया ही, लेकिन दूसरे तरफ दूसरे हाथ से वो छीन भी लेता है। कैसे? कोई सामाजिक और आर्थिक अधिकार नहीं है ये, केवल राजनीतिक अधिकार, केवल वोट का अधिकार तो आपको दे देता है। लेकिन समाज में आज भी आप देखिएगा कि अग्री जातियां, पिछड़ी जातियां और जो बहुत सारे जो जैसे संपत्ति है, तो जो संपत्तियां जब अंग्रेज गए तो जो जमींदारों के पास रह गई वो संपत्तियां जमींदारों के परिवार के ही पास रह गई, ठीक है। तो सरकार ने तो वो आपको बराबर बांट करके दिया नहीं, तो वहीं से गरीबी, जो गरीब थे गरीब ही रह गए। हाँ, उनको कुछ आरक्षण मिला जिसके बदौलत वो आगे बढ़े, लेकिन फिर भी कोई सामाजिक और आर्थिक अधिकार यहाँ पे आपको नहीं मिला है कि आपको एकदम दिला ही देगा, ठीक है। हाँ, आप पढ़ेंगे लिखेंगे उस स्थिति में पहुंचेंगे तभी आपको आरक्षण का भी लाभ मिले, ठीक है। तो वही बोलता है कोई सामाजिक और आर्थिक अधिकार नहीं है ये केवल राजनीतिक अधिकार है। सामाजिक आर्थिक अधिकार जैसे सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, ठीक है। तो सामाजिक अधिकार में क्या होता है? सामाजिक सुरक्षा, ऐसे इसके लिए सरकार ने जैसे बहुत सारे पेंशन स्कीम लाते हैं वृद्ध लोगों के लिए, या जो है जिनके पति मर गए विधवाओं के लिए, ठीक है। तो सामाजिक सुरक्षा अधिकार ये सब लाए गए हैं। काम का अधिकार, रोजगार का अधिकार, विश्राम सम्मान का अधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है। और ये सब अधिकार कहाँ पे रखे गए? डीपीएसपी के पार्ट में रखे गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में डाल दिए गए हैं। अगर कोई सरकार आपको रोजगार देती भी है नहीं भी देती है तो आप उसको केस नहीं कर सकते। कोई बिहार में किसी कोई रोजगार आ रहा है नहीं भी आएगा तो क्या आप सरकार पे केस कर दीजिएगा कि रोजगार नहीं दे रही है? आप कुछ भी नहीं कर सकते। यानी हाँ, ये अलग बात है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व के तहत रखा गया है कि आपको काम मिले, आपको रोजगार सृजन करे, तो लेकिन आप उसको लेकर के कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये यहाँ पे आलोचना है इसका। अस्पष्टता का अभाव है, कई जुमले शब्द के प्रयोग किए गए हैं। अल्पसंख्यक, युक्ति युक्त, सार्वजनिक हित, उचित प्रतिबद्ध जैसे शब्द डाले गए हैं, लेकिन उसका कोई ढंग से वहां पे काम नहीं हुआ है। अस्थायित्व का अधिकार, इन अधिकारों को संसद कटौती या समाप्त कर सकती है। जैसे 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार छीन लिया गया। तो कहने का मतलब है कि अस्थायी अधिकार नहीं है, इसको सरकार जब चाहेगी तब बदल सकती है या कम कर सकती है। पहले 7 था अभी 6 है। इसका मतलब क्या है कि सरकार ने एक अधिकार आपका छीन लिया, वैसे ही धीरे धीरे कोई और भी अधिकार छीन सकता है। और आपातकाल की स्थिति में तो आपका केवल 20-21 ही रह पाता है अनुच्छेद का अधिकार, बाद बाकी सारे मौलिक अधिकार उस समय क्या हो जाते हैं। कोरोना का टाइम याद कीजिए, घर से निकलने पर कितना कुटाई होती थी, ठीक है।
तो क्यों होता था? उस समय भी तो मौलिक अधिकार थे, लेकिन इसलिए होता था क्योंकि 144 धारा लग गया और उसके तहत सारे मौलिक अधिकार छीन लिए गए। केवल आपको सांस लेने का, घर में सुरक्षित या बैठने का अधिकार था। बाद में कि आप घूम नहीं सकते हैं, सभा नहीं कर सकते हैं, नहीं, याद होगा थोड़ा बहुत या धीरे धीरे भूल चुके होंगे। महंगा उपचार, न्यायपालिका को इन अधिकारों का रक्षक बताया गया है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया आम आदमी के लिए काफी खर्चीला है। आपको पता ही होगा आज के डेट में न्यायपालिका के माध्यम से न्याय ले लेना भी इतना आसान काम नहीं है, ठीक है, काफी खर्चीला है, जो कि गरीब आदमी सक्षम नहीं हो पाते, ठीक है। तो ये आलोचना है इसका। इन सीमाओं के अतिरिक्त भारतीय संविधान न सिर्फ नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं स्वतंत्रताओं की वकालत करता है, अब तो उनके संरक्षण के प्रति भी प्रतिबद्धता दिखाता है। जहां तक रक्षा की बात है तो एम.वी. पापई के शब्दों में मूल अधिकारों की रक्षा कानून द्वारा नहीं अपितु सत्ता जागरूक जनमत द्वारा होती है। अपितु सतत जागरूक जनमत द्वारा होती है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है। सीमाओं भारतीय नागरिक मौलिक अधिकार स्वतंत्रता वकालत करता, अब तो इनके संरक्षण के प्रति भी प्रतिबद्धता दिखाता है। जहां तक रक्षा की बात है, एम.बी. पायली, ठीक है, एम.बी. पायली याद रखिएगा, एम.बी. पायली नाम था उनका। एम.बी. पायली के शब्दों में मूल अधिकारों की रक्षा कानून द्वारा नहीं अपितु सतत जागरूक जनमत द्वारा होती है। कहने का मतलब है जनता ही अपने मौलिक अधिकार की रक्षा कर सकती है जब जागरूक रहे, ठीक है। तो ये तो मेन से के राइटिंग से संबंधित आलोचनात्मक वर्णन है, लेकिन यहाँ पे हमने आपको कॉन्सेप्ट देने का प्रयास किया। जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं वो सिंपल सा है, आपको पूछेगा कितने भाग में, केमे भाग में मौलिक अधिकार है, तो भाग 3 याद रखिएगा। कहां से कहां तक चर्चा है, 12 से 35 तक चर्चा है। संविधान जब बना था उस समय कितने मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे। अभी कितने हैं, तो 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन सा अधिकार छीन खत्म कर दिया गया, संपत्ति का अधिकार। कब, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है। कौन कौन से अधिकार है, जैसे अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 है। स्वतंत्रता का अधिकार जैसे पत्र या जो भी भाषण अभिव्यक्ति की आजादी है वो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 19 क में है। फिर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। शिक्षा संबंधी अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 21। इस तरीका से बहुत सारे प्रश्न। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 25। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा का से संबंधित कौन है, 29-30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा, अनुच्छेद 32। किसको जो है भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा, अनुच्छेद 32। तो ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि फैक्चुअल हैं, ऑब्जेक्टिव तौर पे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। हाँ, कल परसों सरस्वती पूजा है, छुट्टी कर देते हैं, टेंशन नहीं ले। क्या इसको ऑब्जेक्टिव करा दें, अभी ऑब्जेक्टिव करवा दें, क्या ऑब्जेक्टिव करवा दें? लेकिन इसमें आंसर भी है, लेकिन फिर भी आप 10 क्वेश्चन में करवा देता हूं, आप लोग देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे पूछेगा कि भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है, क्या चीज से संबंधित है, तो क्या बताइएगा, तो वो संबंधित है मौलिक अधिकारों से। किससे संबंधित है, तो मौलिक अधिकारों से या मूल अधिकारों से। भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का वर्णन कहां से कहां तक है, तो अभी हमने बताया 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे, तो कितना बताया हमने, 7 बताया प्रारंभ में। वर्तमान में कितने हैं, तो 6। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या था, तो मूल संविधान का हिस्सा था। चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ये मूल संविधान का ही हिस्सा था। सबसे ज्यादा बहस भी इसी में हुआ था, क्योंकि जब संविधान बना था उसी समय इसको जोड़ा गया था।
मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो आपको हमने अभी बताया कि राष्ट्रपति उसके मौलिक अधिकार का निलंबन कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा करके। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया गया है। तो मौलिक अधिकार से संबंधित सुनवाई कौन करेगा? तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या निलंबित किया जा सकता है? निलंबित किया, बिल्कुल निलंबित किया जा सकता है। विशेष परिस्थिति में किया ही जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो अभी हमने आपको बताया, जो सुप्रीम कोर्ट होता है वही संरक्षक होता है, यानी न्यायपालिका होती है। ठीक है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? समाज के समाजवादी ढांचा को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, एक से अधिक। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कर लगाता है? ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, चलिए भाषा कुछ गड़बड़ लिखा हो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार परिभाषित करने का शक्ति है? तो ये याद रखिएगा, 14, 15, 16 समान काम से संबंधित जो मामला है वो अनुच्छेद 14, 15, 16 को साथ लेकर के पढ़ा जाता है। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण पर आधारित है? तो देखिए, समानता का अधिकार हमने बताया था, अनुच्छेद 14 संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो अभी तुरंत हमने बताया था, आर्टिकल 17 छुआछूत से संबंधित है, अस्पृश्यता का अंत की बात करता है। आप लोग जो टेस्ट का लिंक हमने दिया था फोल्डर में, जो आपके कंटेंट में, वो आप लोग कर लीजिएगा। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है, धार्मिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता। ये आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। आप लोग बनाइएगा। ठीक है। जो टेस्ट लिंक उसमें दिया हुआ है आपके फोल्डर में, उसको आप लोग बना लीजिएगा अच्छे से। कॉन्सेप्ट समझ गए हैं? ठीक है। धर्म आदि के आधार पर विविध का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 का मूल अधिकार है, जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया गया? तो आपको पता है, इसमें 15 में जो है समता के अधिकार के तहत ही है। लगभग 14 से लेकर 18 तक क्या है? समता का अधिकार से संबंधित है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन अलग भिन्न वर्ग में आता है? ठीक है। तो देखिए, 14, 15, 16, 17 सब एक है, बाकी समानता का अधिकार से, लेकिन 19 क्या है? स्वतंत्रता से। तो ये भिन्न है। तो वही पूछा, इसमें से कौन ऑड है? तो 14, 16 तो सेम है, लेकिन 19 क्या है? भिन्न है, चूंकि ये स्वतंत्रता का अधिकार। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के बनाइएगा। टेस्ट आपके लिंक जो कंटेंट में डाले हुए हैं, जो पार्ट टेस्ट है, उसमें जाकर के आप लोग टेस्ट दीजिएगा। अच्छा, 1 to 5 में कोर्स टेस्ट लिंक नहीं है? ठीक है, तो आज मैं डाल दूंगा। ठीक है, आज क्लास के बाद में डाल देता हूं, तो वो आप लोग और मैं सभी जितने भी अभी बैच चल रहे सब में मैं डाल देता हूं, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है। बाकी हर एक दृष्टिकोण से, प्री और मेंस के दृष्टिकोण से भी आपका ये लेक्चर जो था मौलिक अधिकार अच्छे से हमने कवर करा दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से एक समझ विकसित करने में मददगार साबित होगा।